आ चुके हैं हम आज आपके सामने एक और नया वीडियो लेके, जो कि होने वाला है क्लास 10th के लिए। क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 एग्रीकल्चर की। इस वीडियो के अंदर सभी टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि आपके एमसीक्यू फॉर्मेट से बनते हैं, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप, या फिर लॉन्ग आंसर टाइप। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। तो इसे केयरफुली लिसन कीजिएगा और ध्यान से इसे समझिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। और दूसरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपकी इस बोर्ड एग्ज़ाम की जर्नी में आपके साथ बना रहूँ और आगे भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है बच्चों। चलो शुरुआत करते हैं। विच क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया इन्वॉल्व शोइंग सीड्स इन विंटर, लाइक अराउंड अक्टूबर टू दिसंबर, एंड हार्वेस्ट इन समर अप्रैल टू जून। ऐसी कौन सी फसल है जिसे हम अक्टूबर से दिसंबर के अंदर बोते हैं और अप्रैल और जून के आसपास हार्वेस्ट काट लेते हैं। तो मैंने ऑप्शन के साथ साथ यहाँ आंसर भी अटैच कर दिया है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से एक ओवरव्यू लेके अपने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद कर लें, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है रबी। रबी क्रॉप्स के अंदर एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके गेहूँ, सरसों, मस्टर्ड जिसे हम बोलते हैं, वीट जो हो गया आपका, गेहूँ हो गया। तो ऐसी चीज़ें एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं, ठीक है बच्चों। इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, द स्लैश एंड बर्न प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज। बच्चों, हम जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या बोलते हैं, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, उसे हम जूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो आपके स्लैश एंड बर्न या फिर जिसे हम जूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, ये आपके इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो आप इसको एकदम ही क्लियर कर लीजिएगा, इसको बहुत ही माइनर तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो या तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप में, और कभी कभी लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछ लेता है। पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, ठीक है बच्चों। आगे जो हम चलेंगे वो है विच फाइबर क्रॉप रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और 210 फोर्स्ड फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ऐसी कौन सी फसल है जो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करती है और अपनी ग्रोथ करती है, ठीक है। तो ये डालना है हमें कॉटन। कॉटन के लिए एक मैं छोटी सी चीज़ आपको और बता दूं, जैसे कि गुजरात वाले एरिया में ये सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको स्टेज वाइज, अगर आपको नहीं याद हो रहा है कि भाई ये टेम्परेचर वगैरह क्या है, तो आपको ना थोड़ा स्टेज पे जो स्टेट्स वगैरह में जो होती है उस पर थोड़ा फोकस करना है। जैसे गुजरात वाले रीजन में थोड़ी बारिश कम होती है, सनशाइन ज़्यादा होती है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे हम बात करेंगे who initiated the Bhudam Gramdan movement, which is also known as bloodless revolution। इसकी हम बात करेंगे तो ये है विनोबा भावे के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाता है, ठीक है बच्चों। आगे हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हेल्प इन डिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। ऐसी कौन सी फसल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है और फसल की जो मिट्टी है उसकी उपजाऊपन बढ़ाती है और फसल में उगने में हेल्प करती है। वो होने वाली है दालें। जो पल्सेज होती हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं इस पर्पज़ में, तो हम इसे कंसिडर करते हैं सबसे बेस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप के तौर पे। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो है शॉर्ट आंसर टाइप। मैं एक आपको छोटी सी बोनस टिप दूंगा। आपको कभी भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें 5 से 7 लाइनें ही लिखनी है, उससे ज़्यादा नहीं लिखनी है बच्चों, वो ओवर राइटिंग में काउंट होता है। और आपको ये 3 नंबर का पूछा जाता है, तो इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है बच्चों। आज आइए आपको इसको डिस्कस कर लेते हैं ना। डिस्क्राइब द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट आपका। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल लैंड पैचेज ऑफ लैंड यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स। इसमें पुराने टाइप के जो बेसिक से जो टूल होते हैं वो यूज किए जाते हैं, जैसे कि जिसे हम फावड़ा बोलते हैं, जिसे यहाँ पे हो बोला गया है, और डिगिंग स्टिक्स जो होती हैं उसे यूज करते हैं। ऐसी चीज़ों को यूज करती है ना। और इसमें लार्जली हम जो लेबर के तौर पे काम करता है वो फैमिली होती है, कम्युनिटी होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स हैवीली ऑन द मानसून, the natural fertility of the soil and the suitable environment conditions rather than the modern inputs like fertilizers. It often utilizes slash and burn
techniques where farmers clear the land, burn vegetation, and cultivate crops until soil fertility declines. At the point, they shift to a new patch and allow nature to replenish the soil. मैं आपको यहाँ सिर्फ रीडिंग लगा के बताने वाला हूँ। एक बेसिक अगर ओवरव्यू दूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ डिस्कस करने बैठ गया तो लंबा वीडियो होगा, तो बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो बोर हो जाते हैं जल्दी से, और वो चाहते हैं कि छोटे वीडियो के अंदर ज़्यादा कंटेंट मिले। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक और भी दे रहा हूँ क्वेश्चंस का और उसका आंसर बता रहा हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और आराम से इसकी रीडिंग लगाइएगा, और अपने मन से भी अगर आप कुछ जोड़ सकते हैं तो बिल्कुल जोड़िएगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इवन वो आपके नंबर गेन करने की तरफ ही आपको लेके जाएगा, कभी भी ऐसी चीज़ों में नंबर कटते नहीं है। ठीक है बच्चों, रटी रटाई चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लिखनी है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉपिंग सीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसमें बेसिकली मैंने एक ही साथ अटैच कर दिया है। आप ना ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो, लाइक एक इस साइड आप रबी लिख देंगे, इस साइड का ये खरीफ लिख देंगे, वो आपके लिए और भी बेटर होगा। वो एग्जामिनर के लिए समझने में काफ़ी आसानी होती है, तो वो आपको नंबर दे सकता है इसमें। रबी क्रॉप्स आर सोवन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्ट इन अप्रैल टू जून। ये आपको याद रखना है रबी क्रॉप के लिए। विद मेजर क्रॉप इंक्लूडिंग वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, चना जिसे हम बोलते हैं। देयर सक्सेस ऑफ्टन डिपेंड्स ऑन प्रेसिपिटेशन फ्रॉम वेस्टर्न टेम्परेट सॉरी टेम्परेट साइक्लोन्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, जिसे हम माउट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जिसे माउट बोलते हैं, वो इस पे डिपेंड करती है। मतलब जो हल्की हल्की जो बूंदाबांदी जो होती है सर्दियों के टाइम पर, उसे माउट बोलते हैं। और इसमें वैसे ही उसे वो बोला गया है, विंटर्स के मंथ पे थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन का नाम दिया गया है। ठीक है बच्चों, आगे आप चैप्टर में डिस्कस करोगे कि माउट किसे बोलते हैं। और अगर आप 11th 12th में से अगर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट चूज करते हो, तो आप इसे डिटेल में पढ़ोगे, ये जो वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन्स होते हैं ये कैसे आते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, वो चलो आगे की बात है। अब अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे आगे होने वाला है खरीफ सीजन के बारे में हम बात करेंगे। खरीफ आर ग्रोन विद इन द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स ऑफ्टन पैडी, जिसे हम चावल बोलते हैं, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट्स, विच आर शोन इन मेजर राइस ग्रोइंग रीजन्स लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट। जरूरी नहीं है यहाँ आपसे यहाँ जूट ही पूछा जाए, यहाँ पर आपसे कॉटन भी पूछा जा सकता है, पर मैंने कॉटन ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐड कर दिया था, वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे जूट डाल दिया है। और भी आप ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो पूछा जा सकता है, मे बी यहाँ पे बाजरा मिल जाए आपको, ग्रेन मिल जाए, वीट मिल सकता है। तो आपको ये जो बेसिक्स जो दे रखी हैं हर क्रॉप की कंडीशंस, वो आपको याद कर लेनी है। ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट होता है, जैसे अगर आप ऐसे कुछ लाइन ऐड करते हो कि सेम गोल्डन फाइबर बोलते हैं, तो ये चीज़ ना नंबर गेम करने में आपके लिए हेल्पफुल होती है, इसलिए हम ऐड करते हैं। जूट ग्रोज वेल ऑन द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल ऑफ फ्लड प्लेन्स where the soil is renewed every year. The crop requires high temperature during its growth period. Major jute producing states include West Bengal, Bihar, Assam, Odisha, and Meghalaya. Due to its strength, it is primarily used in making gunny bags. ऐसी ये जो एग्जांपल हैं वो आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हो। अगर आपके मन में कुछ और ऐसा है, आपके दिमाग में ऐसे कुछ और चीज़ें हैं जो आप यहाँ एग्जांपल के तौर पे दे सकते हो, तो वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, पर आपको 3 चीज़ें मेनली लिखनी होती हैं। एक तो टेम्परेचर, उसका क्या होता है, एक बारिश की ज़रूरत होती है या नहीं होती है, एक जो अगर आप स्टेट डालोगे तो वो भी बेनिफिशियल होगा, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाल रखा है तो एग्जांपल आप डाल दोगे। ठीक है बच्चों, पर ये 3 चीज़ें टेम्परेचर वगैरह, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर लिखोगे तो। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं वो होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, explain the climatic and the soil conditions required for tea cultivation and the nature of the industries। इसके अंदर आइए बात कर लेते हैं हम। टी कल्टिवेशन इज ए फॉर्म ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर दैट फ्लोरिश इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। आपने पढ़ा होगा कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स क्या होता है अपनी एनसीईआरटी बुक में।
तो वो यही बात कर रहा है। द टी प्लांट रिक्वायर्स डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सोइल दैट इज रिच इन humus and organic matter. Climatically, tea bushes need a warm and moist, frost-free environment throughout the year. Frequent showers that are evenly distributed over the year and uh, crucial to ensure the continuous growth of tender leaves. ठीक है? And the tea industry is highly labor intensive, required abundant, cheap, and skilled labor to harvest the leaves. To maintain freshness, tea is often processed directly within the tea garden. इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें मैं जो इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ वो आपको जरूर पढ़ लेनी है। एक तो इसका जो ये होती कौन सी रीजन में है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वगैरह। एक तो क्लाइमेट देख लेना है, एक आप इसको रीजन देख लेना है कि हो कौन से एरिया में रही है, और इसके अंदर क्या क्या चाहिए होता है। जैसे कि ये लेबर इंटेंसिव है, चीप और स्किल्ड लेबर चाहिए होती है हार्वेस्ट करने के लिए। एक ये वहीं फील्ड्स में प्रोसेस्ड हो जाती है ताकि इसकी क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जाए। और इसका बेसिकली एक जो आपको इन्वायरमेंट है वो आपको याद कर लेना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चीज़ में। और चाय के बारे में तो आप आई थिंक आप वैसे भी बहुत ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि डे टू डे लाइफ प्रोडक्ट है। तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं अपने मन से बना के अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे होने वाला है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ ऐड कर लिया है, और आप इसे भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। एंड डिस्क्राइब द वेरियस टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। ठीक है, आलो बात कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो ये है टू एड्रेस द challenges of growing population and dependence on monsoon, the government introduced comprehensive reforms. Institutional reforms included collectiveness, condensation of holding cooperation, and the abolition of जिम्मेदारी सिस्टम। एक तो जो आपने जिम्मेदारी सिस्टम ना कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि होता क्या है, तो वही यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया गया है कि जिम्मेदारी सिस्टम को हटाने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लॉ बनाए गए हैं। और एक ना ज़मीन की ध्यान रखा गया है, ज़मीन के पे जो लेवल्स हैं, जो फर्टिलिटी लेवल्स हैं वो बने रहे हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी सरकार ने दी है। और आगे बात करेंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन रेवोल्यूशन का जिक्र किया गया है, एक वाइट रेवोल्यूशन जो कि अपने दूध से रिलेटेड है वो यूज़ किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप थोड़ा सा और भी पढ़िएगा कि 1960 के आसपास कैसे अपने देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अनाज की। उस टाइम पे ग्रीन ग्रीन जो रिवोल्यूशन आया और उसने काया पलट कर दी थी अपने देश की। तो वो चीज़ें आपको थोड़े से ना अपने मन से भी बना के पढ़नी है और अपने आप भी पढ़ लेनी है ऐसे क्वेश्चंस पे ऐड करने के लिए। ठीक है, और जैसे इसमें थोड़ा सा और डाल रखा है कि कैसे जो ड्रोथ जो जहाँ पे बाढ़ आए वो आज सूखा पड़ जाता है या फिर फ्लड्स आ जाती हैं या बाढ़ आ जाता है या फिर साइक्लोन आ जाता है, वैसी जगहों पे थोड़ी थोड़ी सब्सिडीज़ भी गवर्नमेंट ने दी हैं। और भी बहुत सारे जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ें लॉन्च की गई हैं। ये एक इंश्योरेंस स्कीम ही होती है बेसिकली, जो कि किसानों को मिलती है अगर उन्हें जब भी नीड होती है कुछ भी अपने खेत में एडिशनल करने के लिए या फिर सीड्स वगैरह ग्रोन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो किसान को केसीसी वगैरह मिलती है। और एमएसपी वगैरह भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अगर जैसे कि कोई चीज़ है वो इससे नीचे दामों में नहीं बेची जा सकती, ऐसे करके सरकार नए रूल्स बनाती है और फार्मर्स को हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, ये नीचे वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, ये मैंने अपने थोड़े से इंस्टिंक्ट्स लगा के डाला है ताकि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन जाए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बच्चों थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपको एक एवरेज से एक टॉपर की तरफ मैं आपके साथ रहूँगा इस जर्नी के अंदर। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच। एन्जॉय द मेलोडी ऑफ लाइफ।